हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की फ्रैक्शन एंड डेसिमल के। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं तो इनको समझना पड़ेगा, बट उससे पहले हम कुछ उनसे रिलेटेड जो उसमें काम आने वाले वो चीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि फ्रैक्शंस निकालना, ठीक है। जैसे बोला है किसी भी नंबर का 1/5 निकालो, किसी भी नंबर का 1/8 निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैंने बोला कि 10 का हाफ निकाल के बताओ, 10 का हाफ, तो 10 का हाफ क्या होगा? 5। माइंड में इजीली आ जाता है 10 का हाफ 5। क्या किया मैंने? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया? 5। अच्छा, मुझे 30 का 1/3 निकालना है तो क्या करेंगे? 30 का 1/3 एकदम से माइंड में आता है 10, पर किया क्या हमने? क्या ऑपरेशन किया? मल्टीप्लाई। अगेन मैंने क्या किया? 30 को इंटू 1/3 करा, तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। अच्छा, एक और करते हैं। जैसे मेरे को निकालना है 40 का 5/8, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, बट हमको करना क्या है ये समझ में आ गया। हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है? मल्टीप्लाई। मुझे 40 का 5/8 निकालना है, तो 40 को 5/8 से मल्टीप्लाई कर लो। सो ये 8 से कितनी बार गया? 5 टाइम्स, 5 5 25। सो हमें ये 5/8 मिल गया। तो किसी भी नंबर का अगर हमें कोई फ्रैक्शन पार्ट निकालना है कि 1/5 निकाल के बताओ, 7/5 निकाल के बताओ, 8/9 निकाल के बताओ, तो जिसका भी निकालना है उस नंबर से उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं सो दैट हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वाला 130 का मेरे को 7/13 निकालना है। सो 130 का 7/13 कितना हो जाएगा? इसको 7/13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शन निकालना है तो उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये कितना हो जाएगा? 130/7/13, तो ये 13 से ये कैंसिल, तो 10 हो जाएगा। 10 इंटू 7 कितना हो गया? 70। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आप सबको क्लियर है? अच्छा, अब आना क्या हुआ, इसका फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं क्या है। 5/8 लिया, 5/8। 5/8 का मतलब क्या है? 8 में से 5 पार्ट, 8 का 5 पार्ट, तो कितने पार्ट बचे? 3 पार्ट। कितने बचे? 3/8 पार्ट बचा। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में 1100 kg ऑफ फ्रूट है, 1100 kg ऑफ फ्रूट है, उसमें से मैंने 1/11 थ्रो कर दिए, 1/11 थ्रो कर दिए, तो रिमेनिंग कितने बचे? फाइंड द रिमेनिंग kg ऑफ फ्रूट, रिमेनिंग kg ऑफ फ्रूट। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? तो इसका क्या मतलब है? पहले तो फ्रैक्शन निकालते हैं। 11 में से एक पार्ट मैंने फेंक दिया। अगर मैंने 11 में से एक पार्ट फेंक दिया तो कितने पार्ट बचे मेरे पास में? 10। ठीक है। फ्रैक्शन में से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, बट सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की डर रहेगा, और दूसरा कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उस पर, तो हम वो चीज़ करेंगे ही नहीं। हम बहुत ईजी वे में चलेंगे कि मैंने 11 में से एक पार्ट थ्रो कर दिया, तो कितना पार्ट बचा? 10, तो 10/11। सो मुझे 10/11 मेरा क्या हो गया? रिमेनिंग पार्ट। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1 - 1/11, वो थोड़ा सा क्या होगा, हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। सो ये चीज़ नहीं करेंगे अपन, हम यही करेंगे कि 10/11 पार्ट हमारा बच गया, तो इसका 10/11 निकाल लेते हैं। सो 1100 में से 10/11 पार्ट बचा, तो 10/11 निकाला, 11 से ये कितना गया? 100, 100 इंटू 10, 1000। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। एक तो किसी का भी फ्रैक्शन निकालना है तो हमेशा हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि अगर 5/8 है या 3/7 मान लो, 3/7 पार्ट यूज़ हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? 7 में से 3 पार्ट यूज़ हो गया, तो 4/7। एक और देख लेते हैं ऐसा ही। जैसे 3/8, अब 3/8 दे रखा है कि यूज़ हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 8 में से 3 पार्ट यूज़ हो गया ना बेटा। अगर 8 में से 3 पार्ट यूज़ हो गया तो कितना बचा? 5, तो 5/8। ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करते करते में ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ये कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ही सबसे पहले एक तो स्टेटमेंट तो हम लिखेंगे ही सही, स्टेटमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे।
अदरवाइज क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। सो बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। पहले बहुत इजी सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर लेवल बढ़ाएंगे अपन। सो क्वेश्चन इज मिस्टर ए स्पेंड्स 3/5 of his income on household expenses, and 1/7 of his income and 1/7 of his income on personal expenses, If the monthly income is 35,000, if the monthly income is 35,000, find his monthly saving. क्लियर है? चलो अब क्या है, एक मिस्टर ए है जो कि क्या करता है 3/5 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिस पे खर्च कर देता है, 1/7 पर्सनल एक्सपेंसिस पे खर्च कर देता है। उसकी मंथली इनकम कितने दे रखी है 35,000, तो हमें सेविंग निकालनी है। तो पहले लिख लेते हैं मंथली इनकम कितनी हो गई, मंथली इनकम इज इक्वल टू ₹35,000, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है उसका, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है 1/7 ऑफ हिज इनकम, 1/7 ऑफ इनकम, ठीक है। अब मेरे को 1/7 निकालना है इनकम का, तो इनकम तो कितनी है 35,000 है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसका 1/7 निकालना है, तो क्या ऑपरेशन लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/7 इंटू 35,000। जब भी किसी भी नंबर का फ्रैक्शन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ अपन को क्लियर रखनी है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा, तो 5,000 उसने हाउस होल्ड एक्सपेंसिस पर खर्च कर दिए। फिर पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हो गए, सॉरी दिस इज पर्सनल एक्सपेंसेस एंड दिस इज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ऑलराइट। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने कर दिए उसने 3/5, सो 3/5 ऑफ इनकम, ऑफ मंथली इनकम, ठीक है। तो 3/5 ऑफ इनकम कितनी है 35,000, तो 3/5 इंटू 35,000, सो ये कितना हो जाएगा 7,000, 7,000 इंटू 3 कितना हो गया 21,000। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब टोटल इनकम में से 35,000 में से उसने कितना खर्च कर दिया 5,000 इधर, 21,000 इधर, तो टोटल स्पेंडिंग कितनी हो गई, टोटल स्पेंडिंग्स कितनी हो गई 21,000 प्लस 5,000, तो कितने होगा 26,000। उसकी इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है 35,000, तो टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी, अपन क्या करेंगे जितनी इसकी इनकम है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, स्पेंडिंग माइनस कर देंगे। सो ये कितना हो जाएगा 35,000 में से कितना खर्च कर दिया उसने 26,000, तो बचा कितना आ गया 9,000। सो अपना सेविंग कितनी हो गई 9,000। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई सबको, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीमा परचेज्ड three 1/2 kg apples, 3 1/2 kg apples and 4 3/4 kg oranges
and she threw away 1/11 part of it. 1/11 part of it. Then fruit remaining will be कितना होगा. ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्या बोल रहे हैं कि एक सीमा ने कितने केजी एप्पल खरीदे? 3 1/2. तो पहले इसको क्या करते हैं, इम्प्रॉपर में कर लेते हैं. तो एप्पल्स परचेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एप्पल्स परचेज्ड इन केजीज इज इक्वल टू 3 1/2. और ये क्या हो जाएगा? इंटू ये प्लस 3 2 6, 6 + 1 7, 7/2 kg हो जाएगा. ठीक है, ऑरेंजेस कितने हुए? ऑरेंजेस परचेज्ड इन केजी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 3/4. इसको भी क्या करते हैं, इम्प्रॉपर में कर लेते हैं. तो इसको इंटू इसको प्लस 4 4 16, 16 + 3 19. सो 19/4 kg. ठीक है, एंड शी थ्रो 1/11 पार्ट ऑफ इट. तो पहले टोटल निकाल लेते हैं कि इसने इतना खरीदा, तो टोटल में से 1/11 पार्ट उसने थ्रो कर दिया. पर पहले टोटल तो निकले कि टोटल खरीदा कितना. तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्रूट्स कितने खरीदे इसने, टोटल फ्रूट्स दोनों को ऐड कर ले. तो 7/2 प्लस 19/4. ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 2 और 4 का? 4 आएगा. 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स. तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 7 14 प्लस 19, ये कितना हो जाएगा? 29 33/4 kg. ये मेरे पास में टोटल आ गया. तो थ्रो कितना किया? 1/11 पार्ट. 1/11 पार्ट उसने थ्रो किया है. तो अगर 11 में से 11 में से एक पार्ट थ्रो कर दिया तो मेरे को तो रिमेनिंग निकालना है ना. तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? रिमेनिंग पार्ट, तो 11 में से 1 पार्ट थ्रो करा तो कितने पार्ट बचे? 10. तो मतलब 10/11 पार्ट निकालना है मुझे. तो वो क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग बताओ कि क्या है. देन फ्रूट रिमेनिंग विल बी, सो रिमेनिंग पार्ट 10/11. तो मुझे 10/11 निकालना है, तो मैं 1/11 क्यों निकालूँ? ठीक है ना, 1/11 निकालो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, इतना नहीं करना. ठीक है, सो 10/11 पार्ट निकाल लेते हैं सिंपली. सो रिमेनिंग kg of fruits will be equal to remaining kg of fruits कितना हो जाएगा? इसका 10/11 निकालना है टोटल का. तो 10/11 ऑफ क्या करेंगे फ्रैक्शन निकालने के लिए? मल्टीप्लाई. तो 10/11 इंटू 33/4. 11 से ये 3 टाइम्स, ये 2 से ये 5, ये कितना हो जाएगा? 15/2 kg. और ये हमारा आंसर हो जाएगा. इसको अगर आप डेसिमल में करना चाहें तो 7.5 kg. अदरवाइज यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, क्लियर है. और क्वेश्चन करते हैं. अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज of the 2700 employees of company X, of the 2700 employees of company X, 1/3 belong to the academic sector. 1/3 belong to the academic sector. And 1/12 and 1/12 of non-academic sector are peons. Find the total fraction of remaining
फाइंड द टोटल फ्रैक्शन ऑफ, ये वाला पार्ट रब कर देते हैं, फाइंड द टोटल फ्रैक्शन ऑफ remaining non-academic employees, remaining non-academic employees. क्लियर? चलो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो ये बिना डायग्राम के अपन नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि समझ में नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देंगे। सो इसको कैसे समझना है, तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसके बाद में स्टेटमेंट लिखेंगे। ऑफ द 2700 एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एक्स 1/3 बिलोंग टू द एकेडमिक सेक्टर। अगर 2700 है किसी भी एक कंपनी में टोटल एम्प्लॉय, उसका 1/3 सेक्टर क्या है, एकेडमिक सेक्टर है। सो अगर तीन में से एक पार्ट अगर एकेडमिक सेक्टर का है, तो कितना पार्ट नॉन एकेडमिक सेक्टर का होगा, 2/3। समझ में आ रही बात? अब जो 2/3 जो नॉन एकेडमिक सेक्टर है, उसका भी 1/12 क्या है, प्यून्स है, और फिर रिमेनिंग निकालना है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है? तो इसको समझते हैं, पहले समझते हैं फिर लिखेंगे एक साथ। जैसे ये देखो एक कंपनी का है, मान लो कि ये पूरी कंपनी है, बॉक्स के थ्रू समझते हैं। इट्स अ कंपनी, इसमें कितने एम्प्लॉय टोटल, 2700। सो टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए, टोटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू 2700। अब 1/3 बिलोंग टू एकेडमिक सेक्टर, तो एकेडमिक सेक्टर कितना हो जाएगा, 1/3। तो इसका 1/3 निकाल सकते हैं क्या हम, एकेडमिक सेक्टर 1/3 निकाल सकते हैं क्या अपन? तो एकेडमिक सेक्टर कितना है, 1/3। सो इसका 1/3 कैसे निकालेंगे, इंटू करके, तो इंटू 2700। सो 3 से 2700 गया तो कितना आ गया, 900। क्लियर है? तो यहाँ पे वही चीज़ लिख लेते हैं। तो एकेडमिक सेक्टर कितना आ गया, 1/3 ऑफ 2700, कितना आ गया, 900। ठीक है? अब अगर 2700 में से 900 एकेडमिक सेक्टर है, तो नॉन एकेडमिक सेक्टर कितना होगा, तो नॉन एकेडमिक सेक्टर होगा 2700 माइनस 900। 900 पीपल हटा दो, तो कितना हो गया, 1800। कितना हो गया, 1800 हो गया। ये क्या हो गया अपना, नॉन एकेडमिक सेक्टर हो गया, जो कि किसके बराबर है, 1800 के बराबर। यहाँ पे भी ऐसे लिख लेते हैं, नॉन एकेडमिक सेक्टर कितना हो जाएगा, 2700 में से 900 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया, 1800। ठीक है? अब वो बोल रहा है कि 1/12 ऑफ नॉन एकेडमिक सेक्टर आर प्यून्स। तो नॉन एकेडमिक सेक्टर टोटल कितना हुआ, 1800। ये नॉन एकेडमिक सेक्टर कितना है, 1800 है ना बेटा, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1800। ठीक है? इसका 1/12 निकालना है, तो इसका 1/12 निकाल सकते हैं क्या अपन, 1/12 इंटू 1800, 1/12 इंटू 1800। सो 1/12 निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से ये 6 से 2, 6 से ये 300, से 2 से गया फिर 150, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्यून्स कितने आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे प्यून्स निकाल लेते हैं। सो प्यून्स इक्वल टू कितना आ गया, 1/12 ऑफ 1800। सो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 150 आ गया। अगर प्यून्स इतने आ गए, 1800 में से 150 प्यून है, 1800 में से 150 प्यून है, तो नॉन एकेडमिक, रिमेनिंग नॉन एकेडमिक सेक्टर कितना बचेगा, माइनस कर देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, 1800 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 1650। तो यहाँ पे भी रिमेनिंग नॉन एकेडमिक सेक्टर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग नॉन एकेडमिक सेक्टर कितना हो जाएगा ना, 1800 में से 150 माइनस कर दें, तो 1800 माइनस 150, सो ये कितना आ जाएगा, 1650। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। सो फेवरेबल पार्ट कितना हो गया, रिमेनिंग का निकालना है, तो 1650, और टोटल कितना हो गया मेरा, 2700। तो फेवरेबल अपॉन टोटल 2700, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कितनी बार गया, 333, 5 से ये कितनी बार गया,
554, फिर ये 3 से 11, 3 से ये कितनी बार गया, 3 1 ज़ा 3, 18, सो 11/18 इज आवर आंसर। एक और बार समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या हुआ कि 2700 की एक, ये तो आप लिखे रहने दीजिए, एक बार इसको ड्रॉ करके मैं बता देती हूँ वापस से, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, डायग्राम इस बार बड़ा बना लेते हैं। जैसे कि ये पूरी कंपनी है, ठीक है, इसमें कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं, 2700। इसका 1/3 कौन है, एकेडमिक सेक्टर है, तो एकेडमिक सेक्टर कैसे निकलेगा, 1/3 ऑफ 2700, सो ये कितना निकल गया, 900। अगर 2700 में से 900 एकेडमिक सेक्टर है तो नॉन एकेडमिक सेक्टर कितना हो जाएगा, नॉन एकेडमिक सेक्टर 2700 माइनस 900, 2700 माइनस 900 कितना हो जाएगा, 1800। तो ये बचा कुछ कितना हो गया, 1800। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो नॉन एकेडमिक सेक्टर के जितने लोग हैं ना, जैसे 1800 है, इसमें से 1/12 प्यून है, तो इसका 1/12 निकाल सकते हैं। जब भी फ्रैक्शन निकालना हो मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका 1/12 निकाल लेते हैं। सो इसका 1/12 कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 1800, सो ये कितना हो गया, 150। सॉल्व कर लेंगे 150। अब वो बोल रहा है कि रिमेनिंग का निकालो, तो रिमेनिंग नॉन एकेडमिक सेक्टर कितने बचेंगे, 1800 में से 150 अगर प्यून है, ये कितने हैं, 150 प्यून है, तो 18 तो बचे कितने, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, माइनस कर देंगे, तो 1800 माइनस 150 तो कितना आ जाएगा, 1650। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन का पार्ट क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, सो 1650 अपॉन में 2700, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11/18, एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is, a tailor stitched 1/9 of the cloth on the first day. 1/9 of the cloth on the first day, 5/8 of remaining on the second day, 5/8 of the remaining on the second day. He is still left with 1 meter cloth. Find the total length of the cloth. ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये पार्ट रब कर लेते हैं, फिर वो पार्ट रब कर लेंगे। देखो, एक क्या है, टेलर है, टेलर ने फर्स्ट डे कितना स्टिच किया, 1/9। ये कोई बड़ा सा कपड़ा है, उसका 1/9 हमने स्टिच कर लिया। हमें पता है कि कितना लंबा बड़ा कपड़ा है, नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द टोटल क्लोथ बी x मीटर्स। ठीक है, मैंने माना कि लेंथ कितनी है क्लोथ की, x मीटर है। अपन यहाँ से ये रब कर लेते हैं, सो दैट डायग्राम से समझेंगे इसको थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x मीटर क्लोथ है, टोटल माना मैंने कि x मीटर क्लोथ है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट डे पे कितना स्टिच किया, 1/9। क्या इसका अपन 1/9 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऑपरेशन क्या लगेगा, मल्टीप्लाई लगेगा। सो ये कितना आ जाएगा, x इंटू 1/9 मतलब x/9। ठीक है, या फिर 1x/9 जो आप लिखना चाहें।
ठीक है, 1 का कोई ऐसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है, बट ठीक है 1x/9 लिख लेते हैं। ठीक है, ये कब किया इसने, फर्स्ट डे पे, ये किसका रिकॉर्ड है, फर्स्ट डे का। ठीक है, अब अगर 1/9 तो उसने फर्स्ट डे पे कर लिया, तो 9 में से एक पार्ट अगर कर लिया तो कितना पार्ट बचा, अगर 9 का एक पार्ट उसने कर लिया, 9 में से एक पार्ट उसने फर्स्ट डे पे कर लिया, तो बचा कितना, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 8 पार्ट। तो अब ये बचा कुछ पार्ट कितना हो जाएगा, 8/9 ऑफ टोटल क्लोथ बच जाएगा। ठीक है ना, रिमेनिंग ये क्या बचा, ये पार्ट क्या बचा, रिमेनिंग बचा। ठीक है ना, अब वो बोल रहा है कि 5/8 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द सेकेंड डे। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ना, इसका 5/8 उसने कब किया, सेकेंड डे पे, तो इसका 5/8 निकाल सकते हैं कि अपन निकाल सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई, जब भी फ्रैक्शन निकालना हो मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/8 ऑफ 8/9 मतलब 5/8 इंटू 8/9, रिमेनिंग का निकालना है बेटा, तो रिमेनिंग कितना है, 8/9, तो 9, ये 8 से 8 कैंसिल, तो कितना हो गया, 5/9x हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में अभी भी कितना क्लॉथ बचा है, 1 मीटर क्लॉथ बचा है, सो यहाँ पे 1 मीटर लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत, एक बार इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द, अपन ने क्या माना कि टोटल लेंथ कितनी है, x मीटर है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, फर्स्ट डे पे कितना स्टिच किया, फर्स्ट डे पे कितना स्टिच किया, इसका 1/9, तो इसका 1/9 कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू एक्स, दैट इज 1x/9। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग क्लोथ कितना बचा, 9 में से एक पार्ट स्टिच हो गया ना, तो कितना पार्ट बचा, 8 पार्ट, तो 8/9x बचा। अब वो बोल रहा है कि 5/8 ऑफ द रिमेनिंग ऑन द सेकेंड डे, तो सेकेंड डे पे क्या किया, इसका 5/8, रिमेनिंग का 5/8, तो इसका 5/8 कितना हो जाएगा, 5/8 इंटू 8/9 हो जाएगा, 8/9x, 8 से 8 कैंसिल, तो 5/9x हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ही स्टिल लेफ्ट विद 1 मीटर क्लोथ, तो लेफ्ट क्लोथ लेफ्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मीटर। अच्छा, अब ये देखो कि ये जो 1x/9 है, ये 1x/9, 5x/9 और ये 1 मीटर, ये इवेंचुअली तीनों का ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, x के बराबर ही आएगा ना, टोटल लेंथ तो x ही चल रही है, तो इन तीनों का सम करूंगी तो इवेंचुअली किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x/9 प्लस 5x/9 प्लस 1 इज इक्वल टू x। बेटा समझने की कोशिश करना, ये टोटल लेंथ कितनी है, x, इस पार्ट को ऐड करूँगी तो टोटल पार्ट तो इवेंचुअली x ही मिलेगा ना मुझे, इन सबको ऐड करके टोटल पार्ट तो अपना x ही रहेगा ना, तो इन सबको ऐड किया, x आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, सो ये 1 तो इधर है क्या, ये x, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 का एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 की टेबल में 9 कितनी बार आता है, 9 टाइम्स, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू एक्स, तो 9 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 9x माइनस एक्स माइनस 5x, क्योंकि नीचे 9 है ना, तो 1 टाइम्स ही आएगा, तो कोई उसका करने की ज़रूरत नहीं है। 9 में से 1 गया तो 8 में से 5 गया 3, तो 3x/9 हो जाएगा। ये डिवाइड में तो दे जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो दे जाके डिवाइड में, सो ये 3 से ये गया, सो ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर इज इक्वल टू x। सो मेरा टोटल क्लोथ कितना आ जाएगा, 3 मीटर। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और थोड़ा इजी करते हैं अभी, सो दैट दिक्कत ना आए और समझ में आ जाए। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। जिसको स्टेटमेंट के थ्रू समझ में आ रहा है वो स्टेटमेंट के थ्रू समझिए, और जिसको डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा है वो डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको जैसे समझ में आ रहा है आप देख लीजिए एक बार। दोनों मैं तरीके समझा रही हूँ आपको। क्लियर? अ ड्रम ऑफ केरोसिन, अ ड्रम ऑफ केरोसिन ऑयल
is 3/4 full. 3/4 full. When 15 liters of oil is drawn from it, it is 7/12 full. The capacity of the drum is, the capacity of the drum is, ठीक है. अब वो क्या बोल रहा है कि एक ड्रम है. पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि स्टेटमेंट में कैसे लिखना है, या स्टेटमेंट के थ्रू भी एक बार समझा दूंगी मैं आपको कैसे करना है. एक ड्रम है, तो ये रहा ड्रम, ठीक है ना. अब वो क्या बोल रहा है, अ ड्रम ऑफ केरोसिन ऑयल इज 3/4 फुल. 3/4 फुल मतलब फुल का 3/4 है. कम जैसे ये फुल है ना, तो इसका 3/4 भरा हुआ है, ठीक है ना. और व्हेन 15 लीटर ऑफ ऑयल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, मतलब 15 लीटर अगर ऑयल मैंने निकाला, इट इज 7/12 फुल. तो कितना हो जाएगा, 7/12 ऑफ फुल. द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इज. तो मुझे ये नहीं पता ना वो कितना फुल है, तो फुल की कैपेसिटी कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं. तो टोटल कैपेसिटी कितनी मान ली, x मान ली, ठीक है. अब वो बोल रहा है कि 3/4 फुल, तो 3/4 ऑफ फुल कितना कैसे निकलेगा, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फ्रैक्शन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो 3/4 ऑफ x, तो 3/4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3/4x, ठीक है. इसमें से मैंने 15 लीटर पानी ऑयल 15 लीटर्स ऑयल निकाला. अगर 15 लीटर ऑयल निकालेंगे तो 3/4x में प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे. तो -15, ठीक है, इज इक्वल टू, अब कितना बचा, 7/12 ऑफ फुल. तो 7/12 ऑफ फुल निकाल सकते हैं कि अपन बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 7/12 ऑफ फुल मतलब 7/12x. तो इज इक्वल टू, मेरा आंसर कितना आ गया, 7/12x. तो सिंपली हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. एक बार इसको स्टेटमेंट के थ्रू भी समझ लेते हैं, ठीक है. क्या बोल रहा है कि टोटल कैपेसिटी हमें पता नहीं है, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ ड्रम भी x. लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ ड्रम बी x लीटर्स, ठीक है ना. अब वो क्या बोल रहा है कि ये कितना फुल है, 3/4 फुल. तो फुल कितना है, 3/4 ऑफ x. मल्टीप्लाई करना है, तो 3/4 निकाला, x को 3/4 से मल्टीप्लाई करा तो 3/4x आ गया, ठीक है. अब ऑयल कितना ड्रॉन हुआ, ऑयल ड्रॉन कितना हुआ, 15 लीटर, ठीक है. और बचा कितना ऑयल लेफ्ट, 7/12 ऑफ फुल. तो फुल कितना माना है, x. तो 7/12 निकालने के लिए 7/12 इंटू एक्स कर ले, तो 7/12x, ठीक है. तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ इसमें समझाइए कि अपने पास में 3/4x था, उसमें से 15 लीटर निकाला, तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस, माइनस करेंगे, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 7/12x. तो अपने पास में ये इक्वेशन बनी हुई है, 3/4x माइनस 15. 3/4x तो था, उसमें से 15 लीटर मैंने ऑयल निकाला, तो कितना बच गया, 7/12x. अब वही वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड. तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, और ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का. अब एलसीएम ले लेंगे, 4 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12. 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 3 9, तो ये 9x हो जाएगा. और 12 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 1, तो इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, -7x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 15. अब 9x माइनस 7x कितना हो गया, 2x अपॉन में 12 इक्वल टू 15. ये 2 से 1, ये 2 से 6, ये 6 डिवाइड में तो दे जाके मल्टीप्लाई में, तो 15 इंटू 6 कितना हो गया, x इक्वल टू 90 लीटर्स. सो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 90 लीटर्स. ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, ठीक है. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये.
जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलते जाएगा वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। इजी है बट थोड़ा सा अलग है इन सब से। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज 1/2 is subtracted from a number and the difference is multiplied by 4. If 25 is added to the product and the sum is divided by 3, sum is divided by 3, the result is equal to, the result is equal to 10. Find the number. Find the number. ठीक है, जैसा जैसा बोलते जा रहा है बस वैसा वैसा करते हुए जाना है हमें। थोड़ा समझने की ज़रूरत है बस, और क्वेश्चन इतना ज़्यादा थोड़ा ट्रिकी है पर इजी है। क्या हुआ कि 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। अब नंबर तो हमें पता नहीं है, तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। इस नंबर से मैंने 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो कितना हो जाएगा? x माइनस 1/2। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस आया एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये जो डिफरेंस आया ना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से, तो 4 इंटू एक्स माइनस 1/2। ठीक है, इफ 25 इज एडेड टू द प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये जो प्रोडक्ट है इसको क्या करा? 25 से इसको मैं 25 ऐड कर दिया। अब ये जो एडिशन आया ना इन दोनों का, इसका और इसका, इसको क्या किया मैंने? 3 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल 3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर किसके बराबर आया? इक्वल टू 10 के। फिर से समझते हैं, मैंने एक नंबर लिया x, उसमें से 1/2 को माइनस कर दिया, तो x माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो प्रोडक्ट आया उसमें 25 ऐड कर दिया। फिर इन जो एडिशन आया इन दोनों का, उसमें 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो अब ये क्या होगा? सॉल्व करने के लिए ये डिवाइड में तो दे जाके मल्टीप्लाई में, सो ये कितना आ जाएगा? 4x माइनस 1/2 प्लस 25 इज इक्वल टू 10 इंटू 3। सो ये 4x माइनस 1/2, ये प्लस 25, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30। फिर 4x माइनस 1/2 एज इट इज चलेंगे, ये प्लस का इधर आके माइनस, x को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको बारी बारी से दूसरी साइड ले जाएंगे। सो ये 30 माइनस 25, सो ये 4x माइनस 1/2 एज इट इज रहने दिया, ये कितना आ गया? 5। अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो दे आके डिवाइड में, सो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 1/2 इक्वल टू 5/4। अब ये x, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का, तो 5/4 प्लस 1/2। अब 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4। 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 1 टाइम, तो 5। और 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 2। तो इसको इंटू 2 कर देंगे, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। सो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज 7, 7/4 एंड दैट इज आवर आंसर। ओके।